भद्रीकरण को ही भद्रा बोलते हैं। सोशल मीडिया पर भी जितनी हमें सुविधाएं मिलती हैं, जितना हमें लाभ मिलता है, उतनी उसके दुष्परिणाम भी हैं। जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर की डेट है, इनका महत्व उतना नहीं है। चंद्रमा जब सूर्य से 12 डिग्री के पार करता है तो एक तिथि बनती है, लेकिन जो अमावस्या है वो हमारी 30वीं तिथि कहलाती है। सोशल मीडिया पर भी जितनी हमें सुविधाएं मिलती हैं, जितना हमें लाभ मिलता है, उतनी उसके दुष्परिणाम भी हैं। सभी को प्रणाम, फिर से स्वागत है आपका। क्योंकि खास विषय पर हम जानकारी देने वाले हैं कि बहुत सारे भ्रम पैदा हो जाते हैं जब हमारे घर में त्यौहार आने लगते हैं। तो आज हमारे साथ में सुधीर गुरुजी हैं, एस्ट्रो पर बात हम करेंगे। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। सोनू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, आज हम चाहेंगे कि आप ज्योतिष के माध्यम से कुछ हमारे दर्शकों को ये बताएं, क्योंकि लोग हैं वो जंजाल में फंस जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कि त्यौहार एक्चुअल में है कब। और सारे त्योहारों पर ऐसा देखा जा रहा है कि अगर होली, दीपावली या फिर कोई भी फेस्ट बड़ा त्यौहार आ जाता है तो उस पर एक भ्रम बना रहता है कि ये त्यौहार कब है। कुछ लोग तो सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैला देते हैं आजकल। गुरुजी, क्या कहेंगे आज इस विषय पर आप? सोनू जी, इसमें भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है जी। ये जानकारी और ये विषय एक तरह से ज्योतिष का बहुत ही प्रारंभिक अवस्था का एक प्रश्न है जी। जिसको हमारे सभी विद्वान बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आम जनता के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि उनका भ्रम तब बनता है जब किसी भी बात का उत्तर देने वाले बहुत लोग होते हैं और उस उत्तर में कहीं कोई एक मत नहीं पाया जाता। तब एक आम आदमी परेशान हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। उसकी समझ में कुछ नहीं आता है कि कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है, क्योंकि वो बेचारा खुद कुछ नहीं जानता। हमारे यहाँ पर जितने भी उत्सव होते हैं, हमारे यहाँ जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं, वो चाहे कोई भी हो, उसका आधार है तिथि। जी। और तिथि की गणना एक तरह से देखा जाए तो ज्योतिष के अंदर बहुत सरल है। हमारे यहाँ पंचांग होता है, जिसका मतलब है तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, जिसको बहुत सरल ढंग से समझा जा सकता है। चंद्रमा और सूर्य की जो स्थिति है वो एक तरह से पंचांग का निर्माण करती है, जिसे बहुत सरल ढंग से कोई भी समझ सकता है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तिथि को एक तरह से देखा जाए तो हमारे यहाँ प्राकृतिक जो गणना है वो सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर की डेट है, इनका महत्व उतना नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी निवेदन करूँगा कि जो लोग अपने बच्चों के जन्मदिन मनाते हैं, वो भी डेट की बजाय अगर तिथि के आधार पर मनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, बच्चों के भविष्य के लिए भी और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी। तिथि का महत्व हमेशा रखा गया है, इसीलिए हमारे सभी त्यौहार तिथि पर मनाए जाते हैं। हम तिथि को लेके इतने भ्रमित क्यों हो जाते हैं? देखिए, तिथि एक तरह से देखा जाए तो चंद्रमा जब सूर्य से 12 डिग्री के पार करता है तो एक तिथि बनती है, यानी कि हमारी 30 तिथियां होती हैं। आपका प्रतिपदा से लेके और पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष की ये 15वीं तिथि कहलाती है। और फिर 16वीं तिथि से लेके और जो 30वीं तिथि है, 30वीं तिथि को हम अमावस्या बोलते हैं, कृष्ण पक्ष में। यहाँ पर एक समझने जैसी बात है कि जब हम देखते हैं कि सारा हमारे त्योहारों का आधार तिथि है, तो हमें ये समझना चाहिए कि जिस वक्त हम त्यौहार मनाते हैं, जो भी त्यौहार मनाते हैं, उस वक्त वो तिथि है या नहीं, जिसको देखना और समझना बहुत आसान है।
कैसे उसको समझा जाएगा? देखिए, जितना भी हमारे यहाँ पर गणना होती है, जैसे मान लीजिए आपका अमावस्या का जो मतलब है, सूर्य और चंद्रमा का जो दूरी है वो 12 डिग्री के अंतर्गत है, तो जी। अमावस्या है। जैसे ही ये 12 डिग्री क्रॉस करता है तो प्रतिपदा आ जाती है, और 12 डिग्री क्रॉस करता है तो द्वितीया तिथि आ जाती है। जब चंद्रमा सूर्य से 180 डिग्री पर होता है तो पूर्णिमा होती है। और कहने का अर्थ है कि शुरू की जो 15 तिथि हैं पूर्णिमा तक, जी। वो शुक्ल पक्ष कहलाती हैं, जब चंद्रमा 180 डिग्री तक होता है। इसके बाद से कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ प्रावधान है कि तिथियां तो हमने वही प्रतिपदा द्वितीया ली हैं, जी। लेकिन जो अमावस्या है वो हमारी 30वीं तिथि कहलाती है। एक तरह से डिग्री वाइज ये बढ़ते चले जाते हैं, जी। तो उसको देखने में कोई हर्ज नहीं है, देखा जा सकता है। हमारे पंचांग की भी सुविधाएं होती हैं। एक आम आदमी को समझने के लिए आज की तारीख में तो मोबाइल में बड़े ऐप्स हैं, वो डाउनलोड बिल्कुल। किए जा सकते हैं, और वो ये भी बता देते हैं कि कौन सी तिथि कितने बजे तक किस वक्त तक रहेगी, अगली तिथि कब शुरू होगी, ये सब समझा जा सकता है। और मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, जो लोग इस पर बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं उनको चाहिए कि वो सारी ज़िंदगी कन्फ्यूज़न रखने की बजाय वो जी। 2 महीने का एक छोटा सा कोर्स कर लें। बिल्कुल। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गुरुजी, पुराने जो लोग थे हमारे घर में भी रहे हैं, जो हमारे दादा परदादा हैं, वो बड़े आराम से अंदाज़ा लगा लेते थे। अभी जो न्यू जनरेशन है जिसमें हम लोग भी खुद भी हैं, उसमें ही बड़ा कन्फ्यूज़न पैदा है। देखिए, यहाँ पर कन्फ्यूज़न की जो बात है सोनू जी, वो थोड़ी सी समझने जैसी है। जी। जितनी सूचनाएं हमें मिल जाती हैं, वो सूचनाएं कितनी हमारे लिए आवश्यक है और कितनी अनावश्यक है। आज मैं इस पर एक बात और भी कहूँगा कि हमारे यहाँ जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जी। इन धार्मिक स्थलों में जो भी विद्वान यहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं, कोई ना कोई ऐसा तो निरीक्षण होना चाहिए सभी का कि क्या वो वहाँ होने के लायक है, बिल्कुल। क्या उनकी क्वालिफिकेशन उतनी है कि उनको उस स्थान पर रखा जा सके। अगर कहीं पर कोई गलत व्यक्ति किसी भी माध्यम से कोई भी बात करते हैं तो भ्रम फैलता है, चाहे वो सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा हो, जी। चाहे वो कहीं से भी फैलाया जा रहा हो। पहली बात है कि सोशल मीडिया पर भी जितनी हमें सुविधाएं मिलती हैं, जितना हमें लाभ मिलता है, उतनी उसके दुष्परिणाम भी हैं। सबको बोलने की आज़ादी है, सब अपने अपने स्तर पर कुछ भी बोलते चले जाते हैं, लेकिन एक आम आदमी को तो बेचारे को कुछ नहीं पता, उसको तो सिर्फ सुनना होता है। बिल्कुल। वो किसको सही माने और किसको गलत माने, ये उसके लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। सबसे ज़्यादा भ्रम तो उसी को हो गया फिर। तो सबसे बड़ी बात है कि जब भी हम देखते हैं, तो मेरा मानना है कि इसका सबसे अच्छा निवारण तो एक ही है कि चाहे वो सोशल मीडिया हो या कहीं पर भी हो, जब भी आप किसी को सुनते हैं या जी। समझते हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि ये व्यक्ति कितना क्वालिफाइड है, ये खुद कितना जानता है। मैं इस पर एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। एक ज़माने में जब सूचनाएं नहीं मिलती थी आम आदमी को ज़्यादा, जी। तब भ्रम उतने नहीं थे। आप थोड़ा सा उस काल में जाने का प्रयास करें जो सिर्फ ट्रांजिस्टर और रेडियो तक सीमित था, तो शायद इतने भ्रमजाल नहीं थे। शहर में डॉक्टर भी उतने नहीं थे। बीमारियों को भी आप सूचनाओं का कारण समझें। भ्रम क्या है? बीमारी। बीमारी। फिर टीवी का ज़माना आया तो डॉक्टर बढ़ने शुरू हुए, भ्रमजाल भी बढ़ना शुरू हुआ। फिर टीवियों पर चैनल चलने शुरू चैनल हुए, बढ़ने लगे बहुत। पहले 2 ही चैनल हुआ करते थे। तो शहर में डॉक्टरों की भी वृद्धि हुई जी। और एक आम आदमी का कन्फ्यूज़न भी बढ़ना शुरू हुआ। और आज तो हर किसी के हाथ में मोबाइल है, बिल्कुल। किसी को कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, उसने गूगल पर डाला और सूचना ले ली। फेसबुक पर बहुत सारे लोग बैठे हैं जो सुबह से लेके ज्ञान बांटते हैं।
बिल्कुल। और देखा जाए तो जितना भी आज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन बहुत सारे लोग केवल अपनी यशमान प्रतिष्ठा को लेकर या कुछ लोभ के कारण ऐसी ऐसी वीडियो डालते हैं जिससे कि उन वीडियो को ज़्यादा देखा जाता है, सही वीडियो को कोई लाइक भी नहीं करता है। बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि ये समझना बहुत आवश्यक है कि आपके लिए कौन सी सूचना आवश्यक है और कौन सी नहीं है। आवश्यक नहीं है। आज शहर के अंदर डॉक्टर बढ़ते चले जा रहे हैं तो भ्रम भी बढ़ता चला जा रहा है। कारण आपको जो सूचना नहीं मिलनी चाहिए, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, आपको वो भी मिल रही है। बिल्कुल। इसको अपने अपने स्तर पर सभी लोग अध्ययन करके देखें कि जब हम अनावश्यक सूचनाओं में घिर जाते हैं तो नेगेटिविटियों का जाल फैलना शुरू हो जाता है। दूसरी बात, जितने भी ज्योतिष के विद्वान हैं वो सब जानते हैं कौन सा त्योहार कब होना चाहिए, कितने बजे से कितने बजे तक होना चाहिए। ये हमारे सभी पंचांगों में भी दिया होता है। सभी लोग घर के अंदर पंचांग रख सकते हैं, पंचांग को देखने की एक अभ्यास ले सकते हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि एक 2 महीने का कोर्स बहुत सरल है, जो भी इसमें उत्सुक हैं वो ले सकते हैं, कर सकते हैं। बिल्कुल। हम पूरा ज्योतिष पढ़ाते हैं, हम भी इसमें अपनी सेवा दे सकते हैं और हमारी सेवाओं में निःशुल्क जो चाहेंगे हम उनको भी देंगे, ऐसा नहीं है। और इस भ्रम जाल को दूर करने के लिए जो सबसे बड़ी बात है वो सिर्फ एक ही है कि जब तक हम खुद कुछ शिक्षित नहीं होंगे, जब तक हम दूसरों की तरफ ही देखते रहेंगे, तो नेगेटिविटियाँ और भ्रम जाल तो बनते रहेंगे। यानी हमें भी उसका ज्ञान लेना चाहिए पहले। हाँ, बिल्कुल देना चाहिए। गुरुजी, एक और सवाल मेरा हाँ, बनता है, क्योंकि अभी आपने जो बात कही है बहुत, मुझे लगता है दर्शक हमारे पसंद करेंगे। कोई भी त्योहार आएगा उसके बीच में बहुत सारे ज्योतिष हैं, वो पूरा भ्रमित कर देते हैं कि भद्र आ गया, और इसकी वजह से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हो रही है। अभी रक्षाबंधन की बात हम की जाए तो रक्षाबंधन पर भी देख रहे हैं बहुत सारी खबरें छपने लगी, जब ज्योतिषों ने एक भविष्यवाणी कर दी कि भद्रा रक्षाबंधन के बीच में आएगी, तो रक्षाबंधन रात को मनाई जाएगी। तो भद्रा पर क्या विचार आप देंगे गुरुजी, भद्रा क्या है आखिर? देखिए सोनू जी, भद्रा की जब हम बात करते हैं तो इसमें जितना भयभीत किया जाता है, जितना आम आदमी भयभीत होता है, उसकी आवश्यकता नहीं है। भद्रा क्या है पहले मैं आपको वो बिल्कुल, समझाऊंगा। ये समझ लेते हैं। जिस तरह से हमारे सभी त्योहार मनाए जाते हैं तिथि के आधार पर, जी। ये जो तिथि का आधा भाग है जिसको हम अर्ध भाग बोलते हैं, वो हमारा करण कहलाता है। मैंने बताया पंचांग के 5 अंग हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इन करणों में हमारे एक करण होता है जिसको हम बोलते हैं विष्टिकरण। विष्टिकरण। विष्टिकरण को ही भद्रा बोलते हैं। कहने का मतलब है कि तिथि अगर 12 डिग्री की है तो जो 6-6 डिग्री के कर्ण बनते हैं ये चर और अचर होते हैं। इसमें जो विष्टिकरण है वो भद्रा का रूप लेता है। भद्रा की अपनी 3 अवस्थाएं होती हैं जो सभी अशुभ नहीं होती। जी। यहां भी हम चंद्रमा से ही देखते हैं। जिस दिन भद्रा का विचार किया जाता है हमें देखना चाहिए उस दिन चंद्रमा किस राशि में है। अगर चंद्रमा मेष राशि में है, वृष राशि में है, मिथुन राशि में है या वृश्चिक राशि में है, तो ये भद्रा उस दिन आकाश में होती है, स्वर्ग में होती है, इसका कोई दोष नहीं लगता। भद्रा तो है लेकिन इसका कोई दोष नहीं लगता है। आप अपने सभी कार्य बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, त्योहार को अच्छे ढंग से मना सकते हैं, आप जो भी काम शुभ मुहूर्त करना चाहते हैं कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं लगता है। दूसरी अवस्था होती है एक तरह से जब भद्रा पाताल में होती है। पाताल में भद्रा होती है जब चंद्रमा कन्या राशि में होता है, तुला राशि में होता है, धनु राशि में होता है या मकर राशि में होता है। तो पाताल की भी भद्रा का कोई दोष नहीं लगता है। यानी कि हमने भद्रा देखी और घबरा गए, भयभीत हो गए,
इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा मैंने बताया कि अगर प्रारंभिक हम थोड़ी शिक्षा ले लें तो ये सारे भय खत्म हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं है कि थोड़ा हम भी जान लें ये सब क्या है। पहले उसको समझ लेना आवश्यक हाँ, है। जी। लेकिन जो भद्रा हमारी पृथ्वी पर होती है वो थोड़ा दोष देती है। वो कब होती है? जी। जब हमारा चंद्रमा कर्क राशि में होता है, सिंह राशि में होता है, कुंभ राशि में होता है, मीन राशि में होता है, तो ये भद्रा एक तरह से पृथ्वी पर पाई जाती है। इसका दोष लगता है। यहाँ शुभ कार्य हमें नहीं करने चाहिए, लेकिन इसके भी निवारण होते हैं। अगर ऐसी स्थिति है कि भाई हमें तो काम करना ही पड़ेगा, जी। क्या करा जाए? अब बच्चे का जन्म होना है तो क्या होने से मना कर देंगे आप? वो तो जो होना है होना ही है। तो उसके लिए कुछ ऐसे उपाय हैं छोटे छोटे जिनको हम कर सकते हैं। भद्रा के 12 नाम आसानी से मिल जाएंगे नेट पर। धान्या दधिमुखी भद्रा महामारी खरानना काल रात्रि महारुद्र विष्टि कुलपुत्री का वैरवी। ये 12 नाम का अगर हम जाप करते हैं व्रत रखकर तो कोई भद्रा का दोष नहीं लगता है। अच्छा, ये निवारण के रूप में भी इसको निवारण के रूप में महामृत्युंजय मंत्र का भी हम जाप कर सकते हैं तो भी भद्रा का दोष नहीं लगता है। आप अपने काम कर सकते हैं, इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। जितना भय का जाल बन रहा है, भ्रम का जाल बन रहा है, उसके पीछे एक ही कारण है कि हम कुछ नहीं जानते हैं। और बताने वाले इतने हैं कि उनमें से जो लोग सही बता रहे हैं वो भी कभी कभी उलझ जाते हैं, क्योंकि गलत बताने वाले बहुत हैं। बिल्कुल। और एक आम आदमी ये कैसे निर्णय करे कि कौन सही है और कौन गलत, वो तभी हो सकता है जब वो खुद जानता हो, कुछ तो जानता हो। बिल्कुल, उसको भी भली भांति ज्ञान होना चाहिए। तो भद्रा कोई विशेष ऐसी घबराने वाली बात नहीं है जी। और बताएं। तो हमारे दर्शकों के कुछ और भी कमेंट्स बहुत सारे आ रहे थे गुरु जी। अभी हम देख रहे हैं कि कुछ समय से एक जंजाल से फैल चुका है ज्योतिष शास्त्र का। तरह तरह के लोगों के विचार, तरह तरह की शॉर्ट वीडियो वायरल हो रही है। उस पर आप गुरु जी क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग भ्रमित उस वजह से मैं मानता हूँ कि ज़्यादा हो रहे हैं, जब से सोशल मीडिया का प्रचलन ज़्यादा हुआ है तो घर बैठे लोग ज्योतिष बन रहे हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया के बहुत फ़ायदे हैं और यदि मुझे घर बैठकर कोई ज्ञान मिल सकता है तो मैं कहूँगा कोई बुरी बात नहीं है। आज की तारीख में ऑनलाइन का ज़माना है, लेकिन ज्योतिष एक ऐसा विषय है जब तक गुरु की कृपा ना हो, प्रभु का आशीर्वाद ना हो और आपके जीवन शैली में तप ना हो, ज्योतिष नहीं मिलता। ये एक देव विद्या है, दिव्य विद्या है जी। इसमें आपकी जीवन शैली, आपका तप, गुरु कृपा और प्रभु की कृपा का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, एक व्यक्ति नहीं जा सकता है ऑफलाइन क्लास लेने, वो मजबूरी है उसकी, तो भी उसको अपने जीवन में इन सब चीज़ों का तो पालन करना पड़ेगा। तो ज्योतिष लिया जा सकता है, समझा जा सकता है। लेकिन ये सच है कि कुछ बातें ज्योतिष की जो प्रारंभिक स्थिति की है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एजुकेशन, वो ऑनलाइन नहीं ली जा सकती। उसके लिए आपको अपने स्थान पर जो भी गुरुजन हैं, जो भी विद्वान हैं, आपको उनका आशीर्वाद लेकर उस शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद जब आप समझ सकते हैं कि अब आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं तो आपको ऑनलाइन ले लेनी चाहिए। लेकिन ज्योतिष अपने आप में एक सुपर साइंस है, इसको हम हल्के में ना लें। ऐसा ना समझें कि पार्ट टाइम हम ज्योतिष कर लेंगे। जिन्होंने ज्योतिष में अपना पूरा जीवन दे दिया वो आज ज्योतिष में कितना ये कहने में सक्षम है कि मैं सर्वे सर्वा हूँ। मैं नहीं मानता। मुझे कोई 23-24 साल हो गए जी, आज भी मेरा अध्ययन जारी रखता हूँ मैं। मुझे लगता है कि मेरे अंदर का विद्यार्थी जो है वो बना रहे, कुछ नया सीखने को मिलता रहे। मैं आज भी सोचता हूँ कि अभी मुझे सीखने के लिए बहुत कुछ बचा है। ज्योतिष का कहीं कोई अंत नहीं है। लेकिन जिन्होंने ये मान लिया ज्योतिष का कहीं कोई अंत हो सकता है, वहाँ ज्योतिष नहीं है, वो सब पाखंड है।
तो गुरु जी जैसे प्रकृति में बदलाव आ रहे हैं, क्या ज्योतिष में भी बदलाव आते रहते हैं? हाँ, ज्योतिष एक तरह से देखा जाए तो प्रकृति के अंदर जो घटनाएं घटती हैं, जो खगोल में घटनाएं घटती हैं, उनको गणना करने का नाम ही ज्योतिष है। हमारी प्रकृति में जो भी बदलाव आते हैं वो सब ग्रहों का ही अपना एक प्रभाव होता है। बिल्कुल। देखिए, हम समझते हैं कि जो सूर्य की किरण हमारे पास आती है वो डायरेक्ट आती है, ऐसा नहीं है। सूर्य का अपना एक परिवार है जिसको हम सौर परिवार बोलते हैं। सूर्य अपने पूरे परिवार से रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पर अपने प्रभाव डालता है, जिसमें सभी ग्रहों का वास है। सूर्य की किरणों के आधार पर ही हमें सभी ग्रहों का प्रभाव मिलता है। लेकिन ये सब क्या है? आपके कर्मों से, जैसा आप कर्म करते हैं उसके आधार पर कोई किरण आपकी एक्टिव हो जाती है, कोई किरण आपकी डल हो जाती है। अगर कोई दुष्कर्म है तो उस ग्रह से संबंधित वो किरण थोड़ी लुप्त हो जाती है। तो क्या गुरु जी, एक छोटा सा सवाल मेरा इसमें बनता है कि क्या सुबह के समय और दोपहर के समय, जैसे सूर्य का प्रकाश या सूर्य की किरणों की आपने बात की है, और शाम के समय, 3 समय क्या अलग अलग उसका प्रभाव? हाँ बिल्कुल। सुबह के समय एक तरह से देखा जाए तो जब हमारा शुद्ध प्राणवायु होती है जी। तो उसमें गुरु का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। और गुरु के विषय में तो कहा गया है ज्योतिष के अंदर भी कि गुरु 1.25 लाख दोष हर लेते हैं। हमारे यहाँ सिख धर्म के अंदर गुरु गोविंद सिंह ने कहा है, चिड़िया नाल बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं। जी। वहां भी 1.25 लाख का जिक्र है, तो गुरु गोविंद सिंह कहा। आखिर मतलब क्या हुआ इसका? वो गुरु जो किसी के भी दोषों को हरने में सक्षम हो, वही गुरु है। शुद्ध प्राणवायु को हम गुरु बोलते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा पौराणिक से जोड़ते हैं तो विष्णु जी ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। तो पीपल क्या है? 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। आप अपनी प्राणवायु को जितना शुद्ध कर लेते हैं, आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर गुरु प्रभाव कहीं निम्न है तो वो भी ठीक होने लगते हैं। आपने देखा ना कि हम बच्चों को कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ो, अच्छा याद रहेगा। याद अच्छा रहेगा। ठीक इसी तरह से स्वास्थ्य के लिए भी शुद्ध प्राणवायु हमारे लिए बहुत लाभकारी होती है, क्योंकि गुरु आपकी शुद्ध प्राणवायु है। और गुरु का काम क्या है? गुरु मंगल के दोषों को हर लेते हैं। मंगल क्या है? खून। तो शुद्ध प्राणवायु आपके खून के अंदर जितने भी दोष होते हैं उन्हें खत्म कर देती है। इसीलिए सुबह को जल्दी उठने के लिए, इसीलिए सुबह को जल्दी उठने के लिए कहा जाता है। जी। तो ये सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जी। और दोपहरी के अंदर जब बात आ जाती है तो सूर्य हमारा दक्षिण अवस्था में होता है, उस वक्त बहुत हीट होती है। ऐसी स्थिति में हमें थोड़ा हीट से बचना होता है, यानी हमारे लिए नुकसानदायक, वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। कुछ काम आपके लिए करने उचित है, कुछ काम आपके लिए करने उचित नहीं। शाम को सूर्य अस्त हो जाता है, अस्त नहीं होता है, हम सूर्य से बहुत दूर हो जाते हैं। अर्थ रोटेट हो रही है, बिल्कुल पृथ्वी घूमती है, वो तो सब जानते ही हैं। ठीक है जी। कहने का मतलब है कि सुबह के अपने लाभ हैं, दोपहर के अपने लाभ हैं। जीवन शैली को जब हम आयुर्वेद से जोड़ते हैं, क्योंकि ज्योतिष एक तरह से देखा जाए तो सभी वेदों का एक नेत्र है। आयुर्वेद को भी वो शिक्षा दे रहा है, एक आम आदमी को भी वो शिक्षा दे रहा है। लेकिन अगर हमारे जीवन में जब तक हमारी अपनी जीवन शैली ठीक नहीं होगी, तब तक ना हम स्वास्थ्य लाभ ले पाएंगे जी, ना अपने कर्मों का लाभ ले पाएंगे, ना ही हम किसी और चीज़ का लाभ ले पाएंगे। बिल्कुल। तो जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। मुझे लगता है कि आपके लिए जानकारी खास होगी, क्योंकि गुरु जी ने बहुत अच्छी जानकारी आपको दी है, जो आपके शरीर से जुड़ी है, आपके परिवार से जुड़ी है और आपके कर्मों से जुड़ी है। तो इसी तरह की तमाम जानकारी हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी।